चार पत्नियों की रसोई। चार पत्नियों की रसोई। मुंबई की एक पुरानी 4 मंजिला इमारत चौल है गुलमोहर निवास। इस इमारत की सबसे दिलचस्प बात थी इसके पीछे की दीवार, यानी रसोई के साथ बनी एक खिड़की जो 4 अलग अलग घरों की रसोई से खुलती थी। वहीं से शुरू होती थी 4 पत्नियों की दोस्ती जो 4 अलग अलग धर्मों से थी, लेकिन उनका दिल एक ही था। एक थी हिंदू धर्म की रीमा अग्रवाल जो कि मारवाड़ी हिंदू थी और साथ ही बातूनी और मिठाई की बेहद ही शौकीन। दूसरी रसोई थी फातिमा शेख जो कि मुसलमान और साथ ही बेहद नर्म दिल, और तीसरी थी मरियम डिसूजा जो कि ईसाई थी, और चौथी रसोई थी गुरप्रीत कौर की जो कि सिख परिवार से थी। रोज सुबह सुबह ही इन चारों की खिड़कियों से बर्तनों की आवाजें, गैस के चूल्हे जलने की सीटी और साथ में चारों की बातें शुरू हो जाती थी। अरे फातिमा, आज फिर तेरे घर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? बस रीमा, छोले बना रही हूँ। वैसे तेरे गुड़ वाले पराठे की खुशबू भी कम नहीं है। अरे वाह, तूने खुशबू से पहचान लिया कि गुड़ वाले पराठे बना रही हूँ। अरे तुम दोनों तो हर दिन ऐसा कुछ पकाती हो कि मेरी भूख बढ़ जाती है। वैसे तुम दोनों मुझसे पूछो उससे पहले ही मैं बता दूं कि मैं आज टोस्ट और एग्स बना रही हूँ। वाह जी, आज तो चारों तरफ सुगंध का मेला लग गया है। मैंने भी सोचा था पराठे बनाऊं, पर इनका आज सरसों का साग तो मक्की की रोटी खाने का मन था, तो मैं वही बना रही हूँ। मक्की की रोटी? वाह, मुझसे तो वो कभी बनती नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। लेकिन हाँ, साग के साथ खाने में बड़ा मजा आता है उसे। एक कटोरी मुझे भी दे देना और साथ में मक्की की रोटी भी। हाँ हाँ, जरूर बना दूंगी। और गुरप्रीत, तेरा पराठे खाने का है ना, तो तेरे लिए भी 4 गुड़ के पराठे बना दूंगी। कुछ देर खाना बनने के बाद वो एक दूसरे को खिड़की से खाना शेयर करती हैं। ये उनका रोज का था। वो चारों अक्सर खाना बनाते बनाते ऐसे ही गप्पे लड़ाती रहती। वो कभी रेसिपी का सीक्रेट शेयर करती, कभी बच्चों की बातें, तो कभी सिर्फ हंसी मजाक। ऐसे ही एक रोज फातिमा के शौहर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस दिन वो थोड़ी उदास थी। क्या हुआ फातिमा बहन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, मैं भी देख रही हूँ, आज तुम बोल भी बहुत कम रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो कल रात से मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है, लगातार खांसे जा रहे। कल भी सारी रात सो नहीं पाए, दवाई भी दी लेकिन उससे उन्हें कोई असर नहीं हुआ। अरे तो तू उन्हें काढ़ा बना कर देना, उससे पल भर में खांसी ठीक हो जाती है। अदरक, तुलसी और काली मिर्च, लौंग, ये सब मसाले डालकर काढ़ा बनता है जिससे खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन तुलसी मैं कहाँ से लाऊं, और मैंने तो ये पहले कभी बनाया भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे काढ़ा बनाकर दे देती हूँ। अब रीमा अपने घर में लगी तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ती है, फिर तुलसी, अदरक, लौंग और भी कई तरह का काढ़ा बनाकर दे देती है। इससे तुम अपने शौहर को थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 बार देना, फिर देखना वो उनकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी। अब फातिमा अपने शौहर रहीम के पास जाती है। लगता है ये खांसी तो जान ही ले लेगी फातिमा। ऐसा मत बोलिए जी, और उठिए, ये लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। रीमा बहन ने बनाया, वो कह रही थी इनसे खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। फिर रहीम वो काढ़ा पीता है जिससे उसके खांसी में कुछ राहत मिल जाती है। तभी रसोई की खिड़की से गुरप्रीत की आवाज आती है। फातिमा बहन, जरा इधर तो आना। गुरप्रीत की आवाज सुनकर वो रसोई में आती है। हाँ गुरप्रीत, कुछ काम था क्या? हाँ, वो मैंने खिचड़ी बनाई है, अपने शौहर को खाने में बिरयानी की जगह आज वही देना, इससे उन्हें खांसी में जल्दी आराम मिलेगा। आप सब बहुत अच्छी हैं। अब वो अपने शौहर को खाने में खिचड़ी देती है जिससे उसे आराम मिल जाता है, और दिन भर काढ़ा देने से उसकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाती है। वाह रीमा बहन, गुरप्रीत बहन, आप लोगों का नुस्खा तो काम आ गया। अब वो पूरी तरह से ठीक है। चलो शुक्र है। देखो, अब तुम्हारी खिड़की मेडिकल स्टोर भी बन गई। क्यों नहीं, हमारी खिड़की तो दुनिया का सबसे अच्छा बाजार है। प्यार, सलाह और हंसी सब कुछ मिलता है। एक रोज मरियम ने घर में केक बनाया तो उसने थोड़ा थोड़ा केक उन सबको भी खाने को दिया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, बेंगलोर में है, नौकरी करने गया है। बहुत जल्दी मैं उसकी शादी कर दूंगी, तो मैं भी तुम्हारी तरह इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। हाँ हाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब जॉन शादी करे और हम सबको पार्टी खाने को मिले। हाँ हाँ, जरूर पार्टी होगी। लेकिन एक बात बता मरियम, उसकी शादी हो गई तो तब तो इस रसोई में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि फिर तो रसोई पर तेरी बहू का कब्जा हो जाएगा। हाँ वो तो है, अब कब तक मैं ही खाना बनाऊंगी। बहू आएगी तो उसका भी तो कुछ सुख उठाऊंगी। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि उस वक्त मैं तुम लोग के साथ खिड़की से नहीं बल्कि डायरेक्ट तुम्हारे घर आकर ही गप्पे लड़ाया करूंगी, क्योंकि तब मेरे पास कुछ काम तो करने को होगा नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब वो चारों रसोई में थी, अचानक नीचे से शोर उठा। गैस पाइप में लीकेज है। सारी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। जल्दी गैस बंद करो सब। मेरी तो सीटी चल रही थी। ओफो भगवान, मैं जाकर वॉल्व बंद करती हूँ, तुम सब पीछे हटो। फातिमा नीचे जाती है और वॉल्व बंद करती है। ओह गॉड, क्या हुआ था? बस छोटा सा लीकेज था, संभल गया, लेकिन अगर देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
तभी सभी राहत की सांस लेती हैं। उस हादसे के बाद चारों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। ऐसे ही समय बीता और कुछ दिन बाद जॉन अपनी पसंद की लड़की मीसा से शादी करके ले आता है। तुमने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा जॉन? अरे कम से कम हमको बता तो देता। और बताकर क्या ही हो जाता मॉम, मैं शादी तो अपनी पसंद की लड़की से करता ना। वैसे ये घर कितना छोटा नहीं है जॉन? आई, तुम लोग इस चौल में कैसे रह लेते हो? हमें इस घर में रहते हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें तो ये घर कभी छोटा नहीं लगा। अब वो बड़ी मुश्किल से 2 दिन ही उस घर में रुकती है, लेकिन 2 दिन बाद अपने पति जॉन को लेकर वो घर छोड़कर वापस बैंगलोर चली जाती है। और इस बात का मरियम को काफी बुरा लगता है और वो उदास होकर बिस्तर पकड़ लेती है। अब अगले दिन वो रसोई में भी नहीं आती, क्योंकि उसका खाने पीने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। क्या बात है, ये आज मरियम रसोई में क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तो भाई साहब भी काम पर गए होंगे और इस वक्त वो घर पर अकेली होती है। रुको, मैं उसे आवाज लगाती हूँ। मरियम, मरियम बेगम, कहाँ हैं आप? मुझे तो घबराहट हो रही है। मुझे लगता है हमें उसके घर चलकर देखना चाहिए। अब वो सब एक साथ उसके घर जाती हैं, जहाँ मरियम बिस्तर पर पड़ी होती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसे तेज बुखार था। हे भाई गुरु, इन्हें तो तेज बुखार है, हमें अब भी डॉक्टर को फोन करना होगा। गुरप्रीत, तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं तब तक इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती हूँ। अब वो उसके सर पर भी ठंडे पानी की पट्टियां रखती है और रीमा डॉक्टर को फोन कर देती है। तब तक वो सब मिलकर उसका अच्छे से ध्यान रखती हैं। डॉक्टर आता है और दवाई देकर चला जाता है और रीमा उसके लिए दलिया बनाकर लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। फिर गुरप्रीत उसे खाने को दवाई देती है। जब तक माइकल आता है तब तक वो उसका अच्छे से ध्यान रखती है। शाम को जब उन सबके पति घर लौटे हैं तो घर में अपनी पत्नियों को ना पाकर उन्हें आवाज देते हैं। रसोई की खिड़की से उनके पतियों की आवाज आती है, जिससे वो बताते हैं कि वो सब मरियम के घर पर है। कुछ देर बाद माइकल भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर दुखी हो जाता है। अब मैं ठीक हूँ माइकल, रो मत। इन सब सिस्टर लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। आप सबका थैंक यू जी। जॉन अपनी बीवी के साथ हमें छोड़कर गया तो मुझे लगा जैसे मेरा सब चला गया, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि असल परिवार तो मेरा ये मेरे पड़ोसी मेरी बहनें हैं, जो सगों से भी बढ़कर मेरे लिए। मरियम, तुम इस बात को दिल से लगाकर बैठी थी। अगर जॉन चला भी गया अपनी पत्नी के साथ तो कोई बात नहीं, हम सबके बच्चे भी तो शादी कर अलग अलग जगह सेटल हो गए हैं, फिर हमें किस चीज की चिंता। हाँ, अब तो हम सब एक दूसरे के पड़ोसी कम और रिश्तेदार ज्यादा हैं। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी टिफिन ला कर दो। हाँ, 2 मिनट रुक। अब बुढ़ापे का शरीर हो रहा है, अब राजधानी एक्सप्रेस की तरह फटाफट काम नहीं होता मुझसे। ये कहते हुए रमा हाथ में खाने का टिफिन लाकर बाहर खड़े बेटे को दे देती है। इसीलिए कहती हूँ अब शादी ब्याह कर ले। माँ, तुम फिर शुरू हो गई। खैर, शाम को इस बारे में बात करेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। शाम को खाना खाते वक्त वो फिर से इस बारे में बात करता है। माँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये देखो, आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप के अलावा और किसी को मौका ही नहीं देते। देख बेटा, मुझे लव मैरिज और अरेंज मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की अमीर घर की होनी चाहिए। वो है ना? हाँ माँ, वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और उसके पिता का खुद का अच्छा कारोबार है। अच्छा, फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू हमें लड़की से मिलवा दे। ये सुनकर बड़ा बेटा तो खुश हो जाता है, लेकिन छोटे बेटे निखिल का चेहरा उदास हो जाता है। और कुछ देर बाद खाना खाकर वो सब कमरे में चले जाते हैं। अरे निखिल, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? और तूने निधि के बारे में माँ को क्यों नहीं बताया? आपने सुना नहीं भैया, माँ ने क्या कहा? लड़की अमीर होनी चाहिए। और आपको तो मैंने निधि के बारे में बताया ही है कि वो गरीब घर की है, तो पता नहीं माँ इसके लिए मानेगी या नहीं। अरे तू चिंता मत कर, मेरी शादी के कुछ महीने बाद तू भी उससे शादी कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। सास शुभम का रिश्ता लेकर अमीर बहू रश्मि के घर जाती है। उसका घर काफी बड़ा था, जिसे देखते ही सास खुश हो जाती है। हाय, ये तो बड़ी मोटी फर्म लगती है, दहेज में खूब सामान आएगा। सास झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी होती है। अमीर बहू महंगा सा लहंगा पहनकर बड़े से पार्लर में तैयार होती है। फिर दोनों की शादी एक बड़े बैंकेट हॉल में हो जाती है और अब अमीर बहू अपने ससुराल आ जाती है। उसके साथ ढेर सारा सामान भी आता है, जिसमें महंगा महंगा किचन का सामान होता है, जैसे माइक्रोवेव, अवन, नॉनस्टिक बर्तन, डबल डोर फ्रिज और भी ढेर सारे आइटम्स, जिन्हें देख सास खुश हो जाती है। फिर शादी की बाकी की रस्मों के बाद रश्मि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई में काम करने चली जाती है। ओह गॉड, ये रसोई तो कितनी छोटी और ओल्ड फैशन है, यहाँ तो फैन भी नहीं है। फिर वो सबके लिए अपनी पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाती है। सबको उसके हाथ का हलवा बड़ा पसंद आता है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज रमा का छोटा बेटा निखिल अपनी पसंदीदा लड़की निधि से शादी कर लेता है और शादी करके घर आ जाता है। ये तूने क्या किया निखिल? तेरी माँ मर गई थी क्या, जो तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो बात नहीं है माँ, मैं निधि से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करता, लेकिन अगर आपकी परमिशन लेता तो आप कभी नहीं मानते, क्योंकि ये गरीब घर की लड़की है। क्या तू एक गरीब को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, अमीर घर की बहू लाऊंगी, लेकिन तू तो इस गरीब को ले आया। ओफो माँ जी, अब ले ही आया तो कोई बात नहीं, अब अपना लीजिए ना उसे। हाँ माँ, वो भी तो इस घर की बहू ही है। अब रमा ना चाहते हुए भी उसे अपना लेती है, वो उसका गृह प्रवेश कराती है। शादी के कुछ दिन बाद ही वो दोनों बहुओं को अलग अलग रसोई दे देती है। बड़ी बहू को जहाँ बड़ी आलीशान रसोई देती है तो वहीं छोटी बहू को नीचे की छोटी पुरानी वाली रसोई देती है। अमीर बहू अपना महंगा सामान और अच्छे अच्छे बर्तन अपनी रसोई में रखती है, जबकि छोटी बहू की रसोई छोटी होती है जिसमें पहले के ही बर्तन रखे हुए थे। एक रोज, पता नहीं देवरानी जी तुम इतनी छोटी सी रसोई में खाना कैसे बना लेती हो, ऊपर से इसमें कोई पंखा भी नहीं है। पता है तुम्हारे आने से पहले जब मैं इस रसोई में खाना बनाती थी तो मुझे तो बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब मैं अपने आलीशान रसोई में बहुत खुश हूँ। वो तो एक कमरे जितना बड़ा है, नीचे की रसोई में तो खड़े होते हुए भी मेरा दम घुटता है। अब रसोई कैसी भी हो काम तो करना ही है, और मुझे आदत है, मेरे गरीब घर में हम कमरे में ही खाना बनाते थे, तो यहाँ तो तब भी रसोई घर अलग है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी। अब देवरानी अपनी नीचे की रसोई में खाना बनाती और बड़ी बहू अपने ऊपर की रसोई में खाना बनाती। अमीर बहू का पति कमाई भी अच्छी करता था, इसलिए वो रोज अलग अलग तरह का टेस्टी खाना बनाती, जैसे कभी मटर पनीर, कभी शाही पनीर, कभी दाल मखनी। उधर गरीब देवरानी दाल या कोई एक सूखी सब्जी बनाती। बड़ी बहू ऊपर से नीचे अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह, देखो इसे कहते हैं अमीरों का खाना। एक तू है जो इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर देती है मुझे, और एक ये गरीब है जो एक सब्जी पकड़ा देती है, वो भी सूखी रोटी के साथ। माँ जी, अब उसने अपने यहाँ जैसा खाया है वैसा ही तो बनाएगी ना। वो बार बार अपनी गरीब देवरानी को ताने देती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन तक तो ये सब बड़ी बहू को अच्छा लगता, लेकिन फिर वो काफी थक जाती। उफ, बार बार ऊपर नीचे करके तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। ऊपर से इतनी बड़ी रसोई और उसमें ढेर सारा सामान है कि उसको सफाई करते करते तो नानी याद आ जाएगी। अब मैं कैसे अकेले से साफ करूं? उसकी ये बात उसकी देवरानी सुन लेती है। आप चिंता मत कीजिए जेठानी जी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। रश्मि भी सफाई के लिए टेबल के ऊपर चढ़ी हुई थी कि इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी कमर में चोट आ जाती है। मेरी कमर! अरे जेठानी जी, क्या हो गया आपको? निधि जल्दी से सबको बुला कर लाती है, जिसके बाद शुभम डॉक्टर को फोन करता है। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई है, इन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट पर रहना होगा। क्या 1 हफ्ते तक? नहीं, इतने दिनों तक बिस्तर पर रहूंगी तो मेरे ऊपर की रसोई में काम कैसे होगा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं जेठानी जी? भले ही हम दोनों की अलग अलग रसोई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अलग हो गए। आखिर है तो हम सब एक ही परिवार। अब आपके साथ साथ इस घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मेरी। अब सास और जेठानी दोनों को निधि की अहमियत समझ आती है, साथ ही ये भी समझ आता है कि अमीर और गरीब होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अमीर होना चाहिए।